अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं राजा यासिर हमायूं सरफराज, जो कि साबका रुकने पंजाब असम्बली हैं। अस्सलाम वालेकुम राजी साहब, बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट में शिरकत करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा राजी साहब, सबसे पहले तो आप हमें अपने ख़ानदान के बारे में बताइए, उसकी हिस्ट्री के बारे में। कितनी पुरानी हिस्ट्री पूछना चाह रहे हैं आप? आप शुरू कर दीजिए, जो सिख और एंग्लो वार जो थी। जी, बेसिकली जी सिख दौर में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमारा ख़ानदान ज़रा गवर्नमेंट के करीब हो गया। ठीक हो। उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो हमारे एक बुज़ुर्ग थे चौधरी गुलाम मेहदी खान, जो कि कोट चौधरियों से उनका ताल्लुक था। ठीक सरदार हो। गुलाम अब्बास के ग़ालिबन लक्कड़दादा थे या उससे भी ठीक। ऊपर एक जनरेशन। तो उनका ताल्लुक था महा सिंह से, और जो रंजीत सिंह के वालिद से। वालिद। और उन्होंने इनवाइट किया महा सिंह को कि यहाँ पे एक नफसा नफसी थी उस वक्त, क्योंकि मुगल जो पावर है वो औरंगजेब के डेथ के बाद खत्म हो चुकी। हम्म। और फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले थे और मुख्तलिफ लूट मार और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिस्टम पंजाब में चल रहा हम्म। था। आप कह सकते हैं 1710 से ऑनवर्ड्स हम्म। ऑलमोस्ट एक सदी गुजरने वाली थी इस तरह के हम्म। माहौल में। तो लोग एक केओस से ऑर्डर चाहते थे। तो चौधरी गुलाम मेहदी खान ने इनवाइट किया उनको कि अगर आप हमारा साथ दें या बैकिंग दें तो हम इस इलाके में अपना आपके बिहाफ पे हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हम्म। हैं। और ज़ाहिर है हमारे वो करीबी अजीज थे, मेरे जो बड़े हैं, मेरे परदादा के परदादा, ठीक हो। वो उस वक्त खानदान के हेड थे। और वो गुलाम मेहदी खान ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों ने मिल के एक तरह से यहाँ पे अपने इस्टेब्लिश कर लिया लोकल रूलरशिप, जो कि पहले भी किसी हद तक थी, मौज़म शाह के दौर से थी, औरंगजेब खान आलमगीर के बेटे हम्म। से। लेकिन उसको बिल्कुल एक कह लें कि ऑफिशियल जो बैकिंग है पंजाब की, वो रंजीत सिंह के दौर में ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और फिर गुलाब सिंह और ध्यान सिंह, जो दोनों डोगरा थे, हम्म। वो रंजीत सिंह के दरबार में बड़े इंपॉर्टेंट थे। हम्म। और क्योंकि हमारी उनसे बिरादरी एक ही थी, हम्म। हम लोग भी जम्मू से ही हैं, ओरिजिनली हमारे एंसेस्टर्स जम्मू से आए थे। और एक तो होता है ना कि खाम खा का क्लेम होता है लोगों का, जिसका कोई हम्म। प्रूफ सब्सटेंशियल नहीं होता। हम्म। तो हमारा ना सिर्फ क्लेम तो चले अपनी जगह, हमारा ताल्लुक था आना जाना हम्म। उनसे टिल 1947 तक हमारे खानदान का राजगाने जम्मू के साथ बड़ा करीबी एक ताल्लुक ताल्लुक रहा। है। तो इसलिए फिर सिख दौर में आप उनके करीब थे। उसमें भी अरूजो जवाल आए हम्म। टैक्स देने के मामलात पे। हम्म। रंजीत सिंह की गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात खराब हुए, लेकिन ये उस एक कहते हैं कि रंजीत सिंह ने नए चौधरी डिप्लॉय किए थे, बाद में उनको खाने में बुला के वो सबको एक जहर लंबी दिया। कहानी है। वो एक्चुअली हमारी अपनी बिरादरी के ही लोग थे। हम्म। और उनका भी, अगर आप न्यूट्रल एनालिसिस करें ना, हिस्टोरिकल पॉइंट, लोग बात है कि हिस्ट्री में अपनी बात करते हैं, हम्म। मैंने उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी किया तो उनकी भी जायज बात थी। हम्म। वो ये कहते थे कि उससे पहले जब हम लोग गखड़ों से लड़े थे या हम्म। नफसा नफसी का, हम सब इकट्ठे थे। हम्म। लेकिन जब वो चौधराट मिली तो एक खानदान को मिल गई। हम्म। तो जब आप उनसे टैक्स वसूल करेंगे अपनी बिरादरी के लोगों से, तो रिजेंटमेंट तो होगी। हम्म। तो वो उनका एक, जाहिर है वो भी अपना उनका एक धड़ा था। तो हम्म। उन्होंने अप्रोच किया रंजीत सिंह को। और क्योंकि यहाँ से टैक्स बिल्कुल जाना बंद हो गया था, हम्म। तो रंजीत सिंह ने उनको पावर्स दे दी कुछ, हम्म। ताकि एक ही फैमिली के पास ज्यादा ताकत ना रहे, जो ठीक कि हो। मेरा ख्याल एक वाइज डिसीजन था गवर्नमेंट वाइज। हम्म। और उसमें फिर आपस में इनकी स्क्रमिशेस चलती रहती थी, कभी एक बंदा उनका मार दिया कभी। हम्म। तो इवेंचुअली ये आखिरी जो एपिसोड था, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बड़ा इसमें कोई फखर तो नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन बहरहाल उस दौर के हिसाब से हुआ। हिस्ट्री का ऐसा है कि वो एक बैंक्वेट, जो कि गैजेटियर में जिक्र है, मैंने और कई जगह पढ़ा है हम्म। कि वो एक काफी कत्लेआम हो गया हम्म। उस धड़े के लोगों का। हम्म। और वो फिर ज़ाहिर है एक दुश्मनी तो ऑलरेडी चल रही थी, उन्होंने उससे पहले कुछ हमारे बंदे मारे हुए थे, तो वो हम्म। चल रहा था एक सिलसिला। लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि ये जो दूसरा धड़ा था, जागीरें उनसे भी ले ली गई थी, कब? लेकिन ये मेहदी, ये जो आपने जद्दे अमजद उनका बताया ना, नहीं नहीं नहीं, जागीरें उनसे वो भी ले थोड़ा ली। नहीं, वो तो हमारे साथ ही थे। आपको हाँ। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड, चौधरी गुलाम मेहदी खान नहीं जो नहीं, थे। वो तो आपके, मैं कह रहा हूँ जो दूसरे थे उनको तो कत्ल कर दिया, जी। लेकिन बाकी जो जागीरदार थे उनसे जमीनें उन्होंने ले ली थी। किन्होंने? लेकिन ये रंजीत सिंह ने, लेकिन बाबा मेहदी से नहीं ली थी। नहीं, वो बात की, वो एक्चुअली इस तरह था कि जब ये वाकया हुआ ना हम्म। कत्लेआम का, हम्म। तो चौधरी गुलाम मेहदी खान, क्योंकि उनके वालिद साहब से उनका ताल्लुक था, और हम्म। तो थोड़े अरसे के लिए उन्होंने इनको कैद शैद किया था, तकरीबन 2 4 6 महीने की बात। हम्म। उसमें उन्होंने चौधरी गुलाम मेहदी खान को कुछ नहीं कहा था, हम्म। क्योंकि बहरहाल वो ये चाहते थे कि सभी हमारे खिलाफ ना, निगोशिएशंस की हम्म। गुंजाइश रहे, जैसे आजकल होता है ना हम्म। कि
पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, एक आध को छोड़ देते हैं कि ये नेगोशिएशन के लिए रहे। तो बाद में फिर उन्होंने ही मैनेज किया, चौधरी गुलाम मेहदी ने ही इनकी रिलीज। तो 6-7 महीने बाद वो इशू सॉर्ट आउट हो गया ठीक हो। और वो सारे जो लोग अरेस्ट हुए थे वो उनको उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि रिस्टोर कर दी उनकी जागीरें भी। और फिर 1849 में आप बकायदा जंग लड़ी आपने अंग्रेजों से। हाँ, 1840 फिर हुआ ये कि ज़ाहिर अप्स एंड डाउन सिखों के साथ थे, लेकिन इवेंचुअली तो ताल्लुक ठीक ही थे ओवरऑल। तो जब एंग्लो सिख वॉर हुई तो जनरल शेर सिंह के साथ काफी करीबी ताल्लुक थे, चरट सिंह जिन्होंने बगावत लॉन्च की थी, तो हमारी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम सिखों का ही साथ देंगे। और उसमें एक बात ये भी थी कि इन्वेडर्स थे अंग्रेज, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ी रिजेंटमेंट थी पंजाब में, क्योंकि 1846 की जो पहली एंग्लो सिख वॉर हुई थी ना, उसमें शिकस्त हुई सिख लाहौर दरबार को, और जिसमें जम्मू और कश्मीर की जो रियासत है उसके महाराजा फिर गुलाब सिंह बन गए जो जम्मू के राजा थे। तो काफी कुछ हो चुका था और बड़ी एक रिजेंटमेंट थी। उस रिजेंटमेंट के खिलाफ तकरीबन पंजाब के अक्सर बड़े जमींदार, सिवाय उनके जो सिखों के असली दुश्मन थे, इसमें भी मेरी क्लैरिटी, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं चीजों को। वहां पे देखिए उस वक्त कोई नेशन स्टेट नहीं थी इंडिया, पंजाब की एक रियासत थी जिसमें जाहिर है सिखों की हुकूमत थी, पावर उनकी थी, लेकिन बहुत सारे मुसलमान भी उनके करीब थे, जिसमें उनके फकीर सैयद खानदान है वो भी था। उनके कुछ वो सिपा सालार भी वो थे रंजीत सिंह के, जो मुसलमान थे करीब। जी जी, बड़े करीब। इवन फतेह खान टिवाना जिनकी बाद में बड़ी मुखालफत हो गई, वो बड़े करीब थे पहले सिखों के, फिर उनकी मुखालफत हो गई और वो सिखों से लड़ रहे थे। और जिस तरह जंजुआ बड़ा एक पावरफुल ट्राइब है, ये बड़ा जेर ताब रहा सिख दौर में, तो ये लोग भी मुखालफ, मतलब एक मैं तो 2 एग्जांपल्स दिए, पंजाब में बहुत सारे खानदान थे जो सिखों के खिलाफ भी थे, उनमें सिख भी थे इंटरेस्टिंगली। सही बात। तो वो सब जाहिर है उनका लॉजिकल जो उस जमाने का था तरीका, उसमें वो ऑब्वियसली सिखों का साथ देना नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ देना उनके लिए ज्यादा वायबल था। एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, सिंपल सी। तो लोग कहते नहीं ये अंग्रेजों के थे, तो ये वो ऐसी बात नहीं है, ये बेसिकली अपनी जो लोकल सियासत है उस वजह से अंग्रेजों के साथ आधे मिल गए, हम लोगों के सिखों से तलक, हम सिखों के साथ मिल गए। जब जंग हुई तो उसमें पहले तो चेलियांवाला में शिकस्त होगी अंग्रेजों को, सबसे बड़ी तारीख की जो शिकस्त है अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश को इंडियन सॉइल पे हुई है, वो चेलियांवाला गुजरात के पास एक गांव है, वहां पे हुई। उसके बाद लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सकी सिख आर्मी, और फिर नेक्स्ट बैटल ऑफ गुजरात में मुकम्मल एनाइलेट हो गई। तो फिर उन्होंने जो ऑब्वियसली जो उनके सपोर्टर थे उनको पहले ही वार्न किया हुआ था अंग्रेजों ने कि जिसने इस रिबेलियन का साथ दिया, क्योंकि वो टेक्निकली उसको रिबेलियन कह रहे थे क्योंकि वो लाहौर दरबार पे कंट्रोल अंग्रेजों का था, तो उस उन्होंने जिसने साथ दिया उसकी हम जब्त कर लेंगे जागीरें। तो दैट्स वाई फिर जो हमारे खानदान की तकरीबन पहले तमाम जागीरें जब्त हुई। फिर एक प्रोप्राइट, 2 चीजें होती हैं, लोगों को ये भी इसका डिफरेंस नहीं पता कि जागीर क्या है और प्रोप्राइटरी लैंड क्या है। प्रोप्राइटरी जमीन होती है जो आपकी मलकीती जमीन है, चाहे जिसको कागजों में माना जाता है। जागीर होता है ओवरलॉर्डशिप, यानी कि ऑलरेडी जमींदार वहां पे और हैं जो जमीन के मालिक भी हैं, टेक्निकली आप उनसे टैक्स ले रहे होते हैं। तो उन्होंने जागीरदारी राइट्स ओरिजिनली खत्म किए अंग्रेजों ने। उसके बाद जब एक और वाकया यहाँ पे, वो लेडी जॉर्ज लॉरेंस गुजर रही थी चकवाल से, जो कि गवर्नर जो था उसकी भाई की गालबन बीवी थी। तो हमारे जो मुखालफ ग्रुप था उन्होंने अंग्रेजों को ये कहा कि ये आपको लूट लेंगे क्योंकि ये आपके मुखालफ हैं और सिखों के सपोर्टर हैं। तो वो जब उस सारे एपिसोड में उनको यहाँ से भागना पड़ा, फिर खानपुर के करीब खुद ही रुकवाया उनको किसी ने, जो कि हमारा ये क्लेम था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो ऑब्वियसली हमारे जो मुखालफों ने किया होगा। तो वो फिर उसके नतीजे में उन्होंने हमारी प्रोप्राइटरी जमीनें भी जब्त कर ली और इतने बुरे हालात हो गए कि खाने पीने के पैसे भी नहीं रहे। सिर्फ फर्क ये पड़ा कि महाराजा गुलाब सिंह के पास गई हमारी फैमिली के सारे जो बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने 2 ऑफर्स की। यहाँ तो उन्होंने कहा कि आप वापस जम्मू आ जाएं और हम आपको मैं जागीरें अलॉट कर देता हूँ, लेकिन वो जरा उनकी इस्लाम दुश्मन पॉलिसी थी, या इस्लाम दुश्मन कह लेंगे, वो चाहते थे कि लोग वापस आ जाएं अपने धर्म की तरफ, तो ये हमें ज़ाहिर एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इस वजह से वो तो ऑफर कबूल नहीं की। उन्होंने फिर थोड़ी सिफारिश की कि इनकी, तो फिर कोर्ट वालों को अपनी आधी जमीन वापस मिल गई और हमें मुकम्मल, जो चकवाल के चौधरी हैं ये बिल्कुल इनकी जमीनें मुकम्मल जब्त होगी। 1857 तक तो बल्कि मेरे जो परदादा के वालिद हैं वो जेल में थे, तो केस लड़ रहे थे। फिर 18 उनके एक भाई अफगानिस्तान चले गए, उन्होंने मीर काबुल की फौज में नौकरी कर ली। तो ये काफी बुरे हालात थे 1849 से लेके 1857 तक। फिर 1857 में जब जंग आज़ादी सो कॉल्ड हुई, जो कि ओरिजिनली तो गदर था, जो सिपाही थे हिंदुस्तानी फौज में, उन्होंने अपने ही हिंदुस्तानी फौज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज,
उन्होंने अपने जो जो उनके एम्प्लॉयर्स थे उनके खिलाफ बगावत की थी। वहां से शुरू हुई, फिर उसकी शक्ल खैर जंग आजादी में बदल रही थी, लेकिन जब वो एक खजाना गुजर रहा था तो उन्होंने उसको इस आदमी ने ये सोचा होगा कि अब क्या जरूरत है, ऑलरेडी अंग्रेज जो है वो स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो क्या दोबारा, ऑलरेडी हम जेर ताब हैं, तो उन्होंने उसको गुजरने दिया सेफली। तो ये वायद एक क्रेडिट कह लें जो, या जो कोई हमें लोग एक्यूज करते हैं कि आपने अंग्रेजों का साथ दिया, तो वो एक ही इल्जाम है कि उन्होंने खजाने को लूटा नहीं। असल में ये जो एक्यूज करते हैं, चलो आपके खानदान की तो वो हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। एक्चुअल में तो इधर अमानों ने, गखड़ों ने, किसी ने भी उस जंग में ऐसा कोई एक्टिवली उसकी वजह ये है कि ये हमारी जंग नहीं थी, पंजाब की जंग नहीं थी वो। लोगों को हिस्ट्री की मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जंग बेसिकली दिल्ली दरबार की थी। हमें दिल्ली से अलग हुए पंजाब को 100 साल हो चुके थे, तो क्यों कोई गखड़, जंजुआ या वान या कोई भी पंजाब का जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, ना उस म्यूटनी से ना दिल्ली से। उस वक्त दिल्ली से देखे बड़ा लंबा पीरियड होता है, 150 साल। 17 और 10 किधर, 1710 और 1857, ऑलमोस्ट 150 साल ना। 150 साल में तो तारीख ही बदल जाती होती है। तो हमारी कोई एलिजेंस नहीं थी दिल्ली की तरफ के जी। बेसिकली तो वो जंग ये थी कि मुगलों को दोबारा इंस्टॉल किया जाए। तो मुगल तो एक इन्वेडर ही थे ना, हमारे पंजाबियों के लिए तो वो इन्वेडर थे। असल में हमारे हीरो सारे इंपोर्टेड ही हैं ना, इधर हमारा लोकल को हीरो ये हमारा पाकिस्तान स्टडीज का प्रॉब्लम है। हमने अपने जो असल हीरोज हैं, जो कि एक्चुअली इन्वेडर से लड़ते रहे और मरते रहे, उनको डिसोन कर दिया है। और जो आके हमला आवर करके हमारे ये भाव इदाद को लूटते रहे, मारते रहे, जुल्म करते रहे, उनको हमने हीरो बना लिया। अब महमूद अफ गजनवी कोई 17 हमले को इस्लाम की खातिर तो नहीं किए थे उसने, लूट मार करने आता था, लूट मार करके चला जाता था। इसी तरह गौरी अपने इक़्तिदार के लिए आया था, और सो एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आप मुगलों तक देख लें, मुगल भी क्या फरगाना से उसका क्या ताल्लुक है, हमने इसको मिक्स कर दिया इस्लाम के साथ। सही बात। ये सिर्फ मुसलमान थे, वो उनका मजहब है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान होने का ये मतलब नहीं कि कोई इस्लामिक आर्मी थी जो जिहाद करने आई। सही बात। बेसिकली तो खिलाफत राशिदा के बाद कोई भी आर्मी को है मुस्लिम आर्मी कहना जो है वो मेरे राय में तो गलत ही होगा। खिलाफत और मलूकियत नहीं तो पढ़ लें तो क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, ये आपके दादा राजा औरंगजेब साहब, इन्होंने मुकाबले का इम्तहान पहली दफा मेरे ख्याल में चकवाल में पहले थे जिन्होंने मुकाबले का इम्तहान पास किया था, बरतानवी दौर जी। तो एक तरह से आपके खानदान का पूरा रुख उन्होंने दोबारा उसको रिवाइव किया। जी ऐसी बेसिकली ज़ाहिर है, जब सब कुछ जब्त हो गया तो तालीम ही एक ऐसी चीज है जो बड़ी, एक आपने बहुत सारे बड़े लोगों ने ये बात की है कि ऐसी दौलत है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो औरंगजेब खान एक तो मेहनती आदमी थे, जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना तो कम है क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन जो उनके रिकॉर्ड्स हैं अंग्रेज दौर के, या कोई खतूत हैं जो उनको लोगों ने मुख्तलिफ बड़े, उसमें यही उनको रिकग्नाइज किया कि बहुत मेहनती और हार्ड वर्किंग, यानी कोई बात होगी। तो उनका एक था ख्वाब के ये, जो हमसे सब कुछ छिन गया है। इसके बाद ठीक है, गुजारे लायक एक जागीर स्टोर हो गई थी 1861 में, लेकिन वो 357 रुपीज, 57 रुपए उसकी जागीर थी जो मुनासिब थी। किधर आपकी जागीर जो है वो हजारों असामियों पे, 1000 असामी की जागीर थी उससे पहले। 1000 असामी का मतलब 1,80,000 एकड़, जो कि चकवाल के चौधरी के पास थी। सिर्फ उनकी तो नहीं थी, लेकिन हमारी पूरी जो 4 पतियां हैं उन सब की मिला के। तो जब वापस मिली इनको, वो तो 357 रुपीज पर एनम की जागीर थी, जो कि आप कह लें डिसेंट गुजारा हो सकता था। तो उन्होंने फिर मुलाजमत शुरू की, काफी मेहनत की, नायब तहसीलदारी का इम्तिहान पास किया, फिर तहसीलदार बने, EAC बने। इवेंचुअली जब ये लायलपुर डेवलप हो रहा था, तो वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि डाकू बहुत थे बाहर के इलाके में, और जो भी अफसर जाता था उसको मार देते थे। तो अंग्रेज अफसर भी घबरा रहे थे जाने में, और ये मैंने सब पढ़ा है अपने रिकॉर्ड्स में, जो अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स में। और हिंदू भी अफसर, हिंदू सिख जो भी ऑफिसर थे, दे डिडंट वांट टू गो देयर। तो इन्होंने एक एज ए चैलेंज कबूल किया कि मैं करता हूँ, और उसमें फिर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की, बहुत सारे डाकू गिरफ्तार कराए। और फिर बिटवीन 1870 टू 1890 और 1890 तक ये चनाब कनाल कॉलोनी जो है, जब ये डेवलप हो रही थी, तो इनके पास जो आखिरी पोस्ट थी ऑफिशिएटिंग थी, यानी कि थे तो वो असिस्टेंट कमिश्नर ही, EAC थे, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन वो DC की पोस्ट पे लगे हुए थे, जो कॉलोनाइजेशन ऑफिसर की पोस्ट पे ऑफिशिएट कर रहे थे। तो ये भी एक, उस माने में तो कोई मुसलमान इस पोस्ट पे शायद
नहीं होंगे, ठीक ठीक हो है, या एटलीस्ट डीसी की पोस्ट पे बैठे नहीं होंगे सीट पे। डीसी तो वो भी नहीं थे खैर, लेकिन बहरहाल वो थे, तो उनकी वो सक्सेस। दूसरा, वो एक शरीफ आदमी थे, कोई उनमें जो लवाजमात जमींदारों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं उस तरह के नहीं थे। ठीक हो गया। तो इसलिए उनके फाइनेंशियली, एक तो यहाँ से इनकम आ रही थी जागीर की, जो हम्म, इनाम मिलते थे वो भी जमा हो रहे थे, तो और फिर उनके बच्चों की और वाइफ की डेथ होगी, अच्छा। जो उनकी शादी भी कोर्ट चौधरी हुई हुई थी एक्चुअली। हम्म, तो वो इंडियन प्लेग में तो बिल्कुल अकेले रह गए। हम्म, तो जब वो रिटायर होके आए तो उन्होंने 1890s में, हम्म, तो उन्होंने सोचा, मैंने उनको रिटायरमेंट पे 10 मुरब्बे जमीन जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को मिलती है हम्म, वो उनको मिली थी। ठीक ये हो गया। वही चीज थी जो शायद अंग्रेजों ने हमें दी, जी। लेकिन वो इन ल्यू ऑफ 1857 नहीं थी, वो हम्म, इस सर्विस के अगेंस्ट थी जो उन्होंने अगले 40 साल मुलाजमत की, तो रिटायरमेंट, जो कि ये भी लोगों को गलतफहमी है कि अंग्रेजों ने इनको कोई, वो उन्होंने हम्म, फरोख्त कर दी, ठीक हो क्योंकि गया। और वो वापस चकवाल आ गए। ठीक हो जब गया। उन्होंने दोबारा शादी की, बल्कि 2 शादियां की, और जब औलाद हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना अरसा उधर बाहर के इलाके में रहा हूँ और हम्म, कैश भी बहुत पड़ा हुआ था। हम्म, फिर जब अंग्रेजों ने हमारी जायदादें जब्त की थी, तो हम्म, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बिल्कुल अक्रॉस जो ये बंगला है इसके बिल्कुल सामने पुराना महल होता था, हम्म, उसके सेन में एक खजाना दबा दिया था, जो सोना हम्म, चांदी जेवरात थे, कि अच्छा। ये भी जब्त ना हो जाएंगे, बुरे हालात हैं। तो हम्म, वो फिर उनको मिल चुका था तब तक, वापस से जब सारा चीजें रिस्टोर हो गई, उन्होंने निकाल लिया, तो ठीक। वेल्थ उनके पास काफी हो चुकी। माशा। तो उन्होंने फिर ये लायलपुर में 25 मुरब्बे जमीन परचेज की, और दुकानें, कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। तो उससे फाइनेंशियल हालात, जब मेरे दादा बड़े हो रहे थे तो काफी हम्म, वेल ऑफ थे वो। आपके जो दादा हैं राजा सरफराज साहब, मतलब ये जदीद पॉलिटिक्स में वो उन्होंने पहली एंट्री मारी आपके खानदान में, उनके बारे एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे परदादा, क्योंकि बुढ़ापे की औलाद थी मेरे दादा जो हैं, तो वो में। उनको दूर नहीं रखना चाहते थे अपने आप से। हम्म, तो उन्होंने उनको एचएसएन कॉलेज में, या उस वक्त पंजाब चीफ्स कॉलेज था, वहां पे दाखिल नहीं कराया, बल्कि घर में हम्म, गवर्नेंस और फारसी पढ़ाने के लिए, तो हम्म, काफी वेरी वेल एजुकेटेड, हम्म। लेकिन घर में, नॉट एक ही इनफॉर्मल। बेटे थे वो? नहीं, 4 बेटे थे, बाकी अच्छा। छोटे थे हम्म, वो। तो बल्कि उनके मतलब काफी उनका एज डिफरेंस था, 5-6 साल का, जो छोटे हम्म, मेरे नाना थे। हम्म, तो मेरे दादा को तो उन्होंने होम स्कूल किया। हम्म, जो छोटे भाई थे उनको फिर इवेंचुअली देहरादून में एक एचएसएन कॉलेज के लेवल का स्कूल था, जो अभी भी है इंडिया में, वो वहां पे दाखिल कराया। ठीक हो गया। तो उनका ये ख्याल था कि एचएसएन कॉलेज में जरा ज्यादा नवाबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो आगे ये, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, सोच उनकी डिफरेंट हो चुकी थी, उनका हम्म, ख्याल था कि एक पब्लिक स्कूल में जाना चाहिए। तो डून स्कूल एक पब्लिक स्कूल था, हम्म, तो वो फिर इसलिए मेरे बाकी अपने बच्चों को, उन्होंने छोटों को उधर दाखिल कराया। ठीक तो हो गया। वहीं से वो सीनियर कैम्ब्रिज करके आए। तो दादा फिर पहले बिला मुकाबला हो गए पहली दफा। कौन सी पार्टी में? उस वक्त रूरल पार्टी थी, जो बाद में यूनियनिस्ट बन गई। हम्म, वो एक्चुअली रूरल पार्टी थी, जो पंजाब के जमींदारों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी, बनियों के या खत जो मनी लैंडर्स थे ना। हम्म, हिंदू बेसिकली, पंजाब की जो ज्यादातर जमींदार कौमें थी वो मुसलमान हो चुकी थी, ठीक हो गया। और जो, लेकिन मनी लैंडिंग का काम हिंदुओं के पास था, यानी कि जो कर्जे देते होते कर थे, दे। तो वो मुसलमानों को फंसा के या जमींदारों को फंसा लेते थे। जमींदारों को एक्स्ट्रा खर्चे करने की आदत होती थी, तो हम्म, उनकी जमीनें फिर लिखवा लेते थे। उसके खिलाफ एक ना इत्तेहाद सा बना कि इससे कैसे निजाम से बचाना है। तो ये बेसिकली उस उन आइडियल्स पे ये कायम हुई थी रूरल पार्टी, उसको ठीक हो। यूनियनिस्ट पार्टी बन गई वो। ठीक हो। तो पहले बिला मुकाबला हो गए, जो पहला लेजिस्लेचर था वो। थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे भी है कि वो क्या कोई सीट खाली हुई थी या अलहदा सीट बनी थी, क्योंकि वो 27 से 30 और फिर 30 से 33 2 टर्म्स हैं। लेकिन दादा कहीं उसके बीच में, यानी कि 28-29 में उसको जो ज्वाइन किया उन्होंने, तो पेपर्स 24 में भी साल की ऐसे ही उम्र लिखा है। में। तो शायद कोई नई सीट क्रिएट हुई हो, या उसका हम्म, वजह मुझे मिली नहीं। हम्म, एनीवेज वो फिर 33 तक उसके मेंबर थे। फिर हम्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 आया, तो 37 के इलेक्शन में यूनियनिस्ट पार्टी के फिर वो कैंडिडेट थे। वही पार्टी थी पंजाब में। ठीक। अक्सर ये भी लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है यहाँ पे कि जी यूनियनिस्ट पार्टी बड़ी कोई मुस्लिम लीग के खिलाफ थी, ये वो। उस वक्त तो जिना सिकंदर पैक्ट हुआ था, शायद आपने भी पढ़ा हो पाक स्टडीज में भी। सिकंदर हयात और जिना साहब ने ये एग्री किया था कि पंजाब की पॉलिटिक्स यूनियनिस्ट करेंगे और फेडरल लेवल पे मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए तमाम जो हमारे जो कौमी के कैंडिडेट थे, राजा गजनफर अली खान, जो बिन दादन खान से बड़ी बहुत बड़ा नाम है, हम्म, और हमारे धड़े भी, उनके साथ ही धड़ा भी था और रिश्तेदारी भी थी दादा की। तो हम उनके साथ थे, कौमी में मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, पंजाब में यूनियनिस्ट के साथ।
अच्छा, आपके दादा के बाद हम देखते हैं कि आपके वालिद साहब ने पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लिया, इसकी क्या वजह थी? जी, मेरे दादा जो है जब 50s की जो पाकिस्तान बनने के बाद हालात थे ना, हुँ, तो हुँ। उससे बहुत ज़्यादा वो ऑफ हो गए थे कि यार इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था कि ये करने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने अपने बच्चों को मना किया कि हम लोग अब फिट नहीं हो सकते पाकिस्तान की सियासत में। हुँ, हुँ। तो बेहतर ये है कि और फिर वो थोड़े पहले से ही ह्यूमैनिटेरियन थे। हुँ, हुँ। तो उनका जो वसीयत मैंने पढ़ी उसमें यही लिखा है कि आपके पास अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं तो खामोशी से लोगों की फलाह व बहबूद के लिए लगाएँ हुँ, और हुँ। पॉलिटिक्स में कुछ रखा हुआ नहीं है। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर है वो डायरेक्ट नसीहत तो उन्होंने अपने बच्चों को ही की थी, तो उन्होंने अमल किया। हुँ, फिर हुँ। दूसरा सरदार अशरफ खान थे मेरे फूफा, ठीक है। मेरी बड़ी फूफो के हस्बैंड थे, हुँ, हुँ। तो दुल्हे से। हुँ, तो वो हुँ। क्योंकि रहते भी फिर बाद में जब पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की तो यहीं पे मूव हो गए, हुँ, हुँ। इसी घर में। ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके होते हुए तो वैसे भी कोई शायद हुँ, वजह भी नहीं थी और गुंजाइश भी नहीं थी। तो फिर बेसिकली जो दादा की चकवाल में पॉलिटिक्स है वो सरदार मोहम्मद अशरफ खान ने हुँ। उसको इनहेरिट कर लिया और एक ये भी शायद बड़ी वजह हो कि कोई और भी। हुँ, हुँ, हुँ। सवाल हाँ, बनता है। वो सर 60s में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी थे, उस ज़माने में वज़ीर के बराबर होता था ना हुँ, पार्लियामेंट्री हुँ, हुँ। सेक्रेटरी। अयूब ठीक। खान दौर में डिफरेंट। हुँ, हुँ, हुँ। फिर भुट्टो दौर में वज़ीर बने ठीक है। 77 में। फिर 85 से फिर मजलिस-ए-शूरा में चले गए ज़िया-उल-हक के साथ। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद वो जीते नहीं, 85 ऑनवर्ड्स नहीं जीते। ठीक है। 4 इलेक्शन में जनरल साहब से हारे। हुँ, हुँ। 93 तक वो पॉलिटिक्स में थे। फिर ज़ाहिर है जब वो चले गए चकवाल छोड़ के, हुँ, बीमार भी हो गए थे। तो फिर ये है कि वो एक हमारी इमीडिएट फैमिली में फिर कुछ अरसा कोई नहीं था। मैं हुँ, 99 में आ गया था, हुँ, लेकिन हुँ। मैंने पॉलिटिक्स फिर शाहजहान सरफराज साहब आ गए, मेरे हुँ, ताया के बेटे। ठीक है। उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, 2 बल्कि 2002 में भी लड़ना चाह रहे थे, खुर्रम नवाब खान ने लड़ लिया। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर स्प्लिट भी हो चुका था, वो कोर्ट वाले काफ लीग में चले गए। हुँ, हुँ। तो हम तो इकट्ठे ही हों तो फिर ही जीतते हैं, ऐसे तो नहीं। ऑलरेडी हमारे मुखालिफ बहुत हुँ, हुँ, हुँ। पॉलिटिकली। तो हमें जब वो अनफॉर्चुनेटली हम इकट्ठे ना हों, तो फिर तो बड़ा आसान है हराना, हुँ, हुँ। उनको भी और हमें भी। अच्छा, अभी हम जो है ना आपकी पॉलिटिक्स की। अच्छा, अभी आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए? मेरी बड़ी क्लीन सी ज़िंदगी थी। एचएसएन कॉलेज में क्लास 1 से ही मैं वालिद साहब ने था। उनको खुद शौक था, वो किसी वजह से उनका भी एडमिशन हुआ था, पर हुँ। वो नहीं जा सके थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको ये बहुत शौक था कि मैं ज़रूर उधर जाऊँ हुँ, हुँ। और वहीं पे लाहौर में मैं रहा, घर भी वहीं पे था। हुँ, हुँ। पहले उससे पहले फैसलाबाद में कुछ अर्सा 5-6 साल की उम्र तक अपने फार्म पे और फिर लाहौर। पैदाइश तो आपकी फैसलाबाद जी, फैसलाबाद। फैसलाबाद में वो जो हमारे ज़मीनें हैं, हुँ, राजे हुँ। वाले में, तो वहीं पे फार्म हाउस भी था, अभी भी ठीक। है। तो उसके बाद व्हेन वी लाहौर में एचएसएन कॉलेज में मैं एक अच्छा शरीफ सा स्टूडेंट था। हुँ, हुँ। क्लास के बिल्कुल टॉप पे तो कभी नहीं था, लेकिन लायक लोगों में ही हुँ, हुँ। शुमार किया जा सकता है ठीक है। और ओबीडिएंट भी। मेरी आदत नहीं थी कोई ऐसी ऐसी कोई मोमेंट आए कि आप कोई आपको इंसल्ट करे। हुँ, ये एक हुँ। मिजाज मेरा हुँ। बचपन से डेवलप हुआ हुँ, हुँ, हुँ। कि कोई ऐसी नौबत क्यों आए कि टीचर आपको डांटे या हुँ, हुँ। तो वो एक होता है ना कि कई बच्चे नॉटी होते हैं, खुश होते हैं, टीचर मारते हैं और शरारतें करते हैं। हुँ, तो आई हुँ। वाज़ डिफरेंट। एक सेल्फ एस्टीम जो है, हुँ, वो हुँ। बचपन से थी मेरी। ठीक है। और कभी मैंने अपने हालाँकि मैं इकलौता बेटा था वालिदैन का, तो हुँ, ऑब्वियसली हुँ। मैंने कभी वालिद साहब से भी कभी ये नहीं कहा था कि मुझे ये चीज़ खरीद दें, हुँ, हुँ। बल्कि वो उनको गिला ही रहता था कि तुम मुझे खुद ही वो देते थे जो। तो ये एक मिज़ाज में चीज़ थी हुँ, और हुँ। वो अभी तक कंटिन्यू वो फिर आदत तो पक्की है। हुँ, हुँ। तो इवन पॉलिटिक्स में भी मैंने उसी को कंटिन्यू रखा, इस अच्छा, आदत को। एचईसन में वैसे बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपका कोई उधर स्कूल टाइम का कोई मशहूर अभी कोई कोई क्लास फेलो जो अभी कोई पॉलिटिक्स में हो या किसी अच्छे लेवल पे? बहुत ज़्यादा है, हुँ। तकरीबन सभी को मैं जानता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। और जो मैं भी पॉलिटिक्स में आया, जो मेरे लिए बड़ी आसानी थी हुँ, हुँ। कंपेयर टू और लोग जो चकवाल से इलेक्ट होते हैं उनके मुकाबले में, हुँ, हुँ। वो 3 वजूहात थी। हुँ, एक तो हुँ। फैमिली बैकग्राउंड, हुँ, वो हुँ। हमारे कोई 5-6 पुश्तों से या उससे भी पुराने ताल्लुकात जो हैं वो लोगों को पता है, हुँ, हुँ, हुँ। जो जो लोग हैं उससे। हुँ, हुँ। और वो ऑब्वियसली जब आप थोड़े लाइमलाइट में आए तो वो खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं, हुँ, चाहे हुँ, हुँ। बीच में कोई डिस्कनेक्ट भी हो। सही बात। और उसमें दूसरी बड़ी वजह ये एचईसन कॉलेज का ताल्लुकात थे, ये जो मेरा कि मैं अक्रॉस ये द बोर्ड, ना कि सिर्फ उसमें ये नहीं है कि पीटीआई में थे, हाँ, वो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी में होते ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का ये तभी तभी तो मतलब अशरफिया हमेशा अशरफी ही रह रही है, क्योंकि उनके बच्चे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं जिधर आम आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स वो नस्ल दर नस्ल वो चल ही रहे हैं। हैं। ये भी एक ऑब्वियसली ये बात आपकी ठीक है। इवन दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुँ, वहाँ हुँ। पे लेगेसी एडमिशन्स हार्वर्ड वगैरह में, अब बेनज़ीर का एडमिशन हार्वर्ड में कैसे हुआ था? हुँ, हुँ, हुँ।
लायक तो वो होंगी, लेकिन हेनरी किसिंजर को भुट्टो साहब ने रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी का दाखिला होना चाहिए, तो हो गया। ठीक है। तो इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी ये होता है, ये नहीं कि वहाँ पे कोई और नहीं पढ़ सकता। एचएसएन कॉलेज में स्कॉलरशिप पे लोग पढ़ते थे हुँ, हुँ। जो कि अभी बड़े ओहदों पे हैं ऑलरेडी। हुँ, हुँ, हुँ। तो बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है वो रिवील ना करना चाहते हो, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत यूएन में काम कर रहे हैं जो स्कॉलरशिप पे आए थे। हुँ, हुँ। फिर उसके अलावा और लोग जो किसी तरह इन हो जाते हैं, जो अशराफिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओल्ड मनी की हम बात करें, हुँ, हुँ। वो तो आप कह लें कि जिसमें अब 15-20% ये इतना रह गई। हुँ, हुँ। बाकी लोग तो जो तरक्की करते हैं फिर किसी तरह इन हो जाते हैं सिस्टम में, तो ऐसे है, हुँ, इसमें हुँ। दुरुस्त है। लेकिन कोई पाबंदी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई पाबंदी तो नहीं है कि कोई बंदा तरक्की करके ऊपर ना जा सके। पाकिस्तान में बहुत लोगों ने तरक्की की है, हुँ, हुँ, हुँ। और बेताशा लोगों ने, बल्कि अभी जो लोग पावर में हैं, हम असेंबली में बात कर रहे थे, जब मैं जिस असेंबली में था, कि सिर्फ 2 लोग थे जिनके दादा भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके थे, हुँ, हुँ। या कोई जिनके दादा 35 या 37 की असेंबली में थे। हुँ, हुँ। अच्छा, अमेरिका में भी आपने तालीम हासिल की, उधर कैसा तजुर्बा रहा? अमेरिका की तालीम बहुत ज़बरदस्त है जी, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट या जो 4 इयर्स डिग्री और बाद हायर एजुकेशन, तकरीबन हुँ, तो हुँ। अमेरिका की जो है वो दुनिया में टॉप पे है। हुँ, और हुँ। उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, बड़ा फ्रेंडली है, हुँ, हुँ। और यू कम एफर्ट से आप ज़्यादा लर्न करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और फिक्री जो आपकी सोच जो है वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है, दिमाग खुलता है। हुँ, हुँ, और हुँ। फिर एजुकेशन में सबसे उनकी जो अच्छी चीज़ है कि आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा था, हुँ, हुँ। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ अपना मजमून पढ़ना है, आपने एक जनरल एजुकेशन भी साथ उसकी रिक्वायरमेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपने हर शोबे से कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, ठीक जो हो कि गया। आपको वेल वर्स्ड भी कर देती है, आपको दुनिया पे बेहतर नज़र आती हो जाती है, दिमाग खुल जाता है, वेल ठीक, राउंडेड आप हो जाते हैं। ठीक। तो ये उसमें खूबी नज़र आई। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मैंने उधर हिस्सा लिया, हुँ, हुँ, हुँ। तो सेनेटर भी था मैं, यूनिवर्सिटी का सेनेटर, तो बड़ा एम्पावर्ड, पाकिस्तान की तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स वहाँ पे नहीं होती, हुँ, हुँ, हुँ। जो कि बड़ी अच्छी स्टूडेंट पॉलिटिक्स वहाँ पे थी, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब मेरा बेटा भी माशाल्लाह वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी सेनेट। ठीक हो। अच्छा, ये 99 में शायद आपने ये इदारा बनाया था, मेयर कॉलेज, मायर्स, मायर्स मायर कॉलेज कॉलेज, जी। सॉरी। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए? ये जब मैं अमेरिका से आया जी, तो बुनियादी तो जब आप बाहर होते हैं ना, जो लोग भी पाकिस्तानी मुझे मिले हैं, उनकी ख्वाहिश तो यही कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ठीक है, और पाकिस्तान के अटैचमेंट 80% लोगों की पाकिस्तान से ही अटैचमेंट है। सही बात। रहे इंग्लैंड रहे होते हैं, अमेरिका हुँ, रहे होते हैं, सोच पाकिस्तान की हुँ, रहे होती हुँ, है। हुँ। तो मैंने कहा कि इसको सोच की बजाय अमली जामा पहनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के लिए आया था, क्योंकि हम इंडिया के साथ काम कर रहे थे, हुँ, जो हुँ। मेरी कंपनी थी अमेरिका में। तो मेरा ये ख्याल था कि जो कुछ इंडिया में हो सकता है, हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते अपने मुल्क। तो बुनियादी सोच तो ये थी। हुँ, हुँ। जब यहाँ पे आए तो आई फाउंड आउट कि हमारी तालीम बहुत पीछे है इंडिया हुँ, से, हुँ। तो क्योंकि हमने उस तरह तवज्जो नहीं दी। फिर पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में बड़ा लेट किया है। हुँ, हुँ। जो मॉडर्न तालीम है ना, हुँ, चाहे हुँ। आपको अंग्रेज अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, ये लेके अंग्रेज ही आए हैं। सही बात। और जो कि साउथ इंडिया में पहले अंग्रेज आ गए थे, हुँ, हुँ। और ठीक हो गया। और तो उधर ज्यादा बेहतर है तालीम। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे जैसे एंड में पंजाब में आए हैं, सबसे आखिर में पंजाब फतह किया अंग्रेजों ने। ये वैसे आपने बिल्कुल एक नई चीज़ मेरे लिए, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आप। हाँ, तो उसमें देखिए ना, पंजाब यूनिवर्सिटी किसने बनाई अंग्रेजों ने? कोई आपको मुगलिया दौर की यूनिवर्सिटी का नाम पता है? हुँ, हुँ, हुँ। या किसी, या वो इस पुरानी एशियन हिंदू टाइम्स की यूनिवर्सिटीज के नाम आते हैं, किसी वो सही बात। शारदा में यूनिवर्सिटी थी या टेक्सला में हुँ, थी। हुँ। लेकिन उस पूरे जो सो कॉल्ड पीरियड है इस्लामिक, हुँ, हुँ। इस्लामिक तो नहीं कह सकते, जो ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम रूल है, हुँ, हुँ। कोई एक इदारा बनाओ ठीक। जिसमें गरीब बंदों के बच्चे पढ़ते हो। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, अंग्रेजों को गालियां देना बड़ा आसान है, लेकिन मॉडर्न तालीम जो एम्पावर, ठीक है, उन्होंने लूटा है इंडिया को बहुत, सही बात। इसमें भी कोई शक नहीं, हुँ, हुँ। लेकिन उन्होंने आम बंदे को एम्पावर भी किया। ठीक हो गया। जो तालीम आम हुई है, हुँ, ये हुँ। ब्रिटिश दौर में हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी कब बनी है? यूईटी मैकलेगन कॉलेज जो था वो कब बना है? हुँ, हुँ। तो ये तो तालीम अलीगढ़ भी चाहे मुसलमानों ने बनाई थी, पर बनाई तो अंग्रेज दौर में है ना। सही बात।